हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेब डिज़ाइन कॉन्सेप्ट का 2023 पेपर का सॉल्यूशन। हमने पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इस चैनल पे और इसका सॉल्यूशन मैं आज लेकर आ गई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर देख के जाइएगा, पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो है व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। डिस्कस www DNS HTTP विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है एंड वेब सर्वर क्या होता है, देन आपको बताना है www DNS और HTTP के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेब ब्राउज़र से। वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, इंटरनेट पे आपके वेब पेज को प्रोसेस करके डिस्प्ले कराता है। तो जनरली आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जो कि आपका क्या करता है, कोई भी वेब सर्विस के लिए आप इससे रिक्वेस्ट कर पाते हैं, या आपको कोई भी सपोज डॉक्यूमेंट चाहिए है तो आप वेब सर्वर से वेब ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का वेब ब्राउज़र जो है, हम कह सकते हैं एक इंटरफेस की तरह भी काम कर सकता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका क्लाइंट के कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कि आप यूज़ करते हैं बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स को अपने सिस्टम पे। तो यही कहा जा रहा है कि क्लाइंट कंप्यूटर पे हम इसको इंस्टॉल करते हैं और इंटरनेट पे आप वेबसाइट्स और वेब पेजेस को इसके थ्रू सर्च कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉपुलर एग्जांपल देख लें तो जैसा कि आप यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला वेब ब्राउज़र जो है वो है गूगल क्रोम। देन आप यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपका पहले यूज़ हुआ करता था, अब इसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज को। देन आपका मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सारे आपके क्या है, वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र हमने समझ लिया कि क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपको सर्वर से किसी भी तरीके का रिक्वेस्ट करने के लिए आप वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानते हैं कि वेब सर्वर क्या होता है। तो वेब सर्वर एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है जो कि आप कभी भी अगर क्लाइंट कंप्यूटर से किसी भी तरह का वेब ब्राउज़र से आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वेब सर्वर तक जाता है। तो वेब सर्वर उसको क्या करता है, प्रोसेस करके उसे वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वेब सर्वर आपके HTTP रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है और आपकी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको आपको एज अ रिस्पॉन्स क्लाइंट मशीन पे प्रोवाइड कर देता है। तो वेब ब्राउज़र एक बेसिकली क्या है, सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, जिसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, वेब बेस्ड मटेरियल्स को आपको सर्व करना। यानी जब भी आप अपने क्लाइंट कंप्यूटर से अपने ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करोगे वेब सर्वर को, तो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिस्पांस प्रोवाइड करेगा, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो चाहिए होगा उस डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब बात करें वेब वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी इसको हम सिंपली वेब भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली आपका कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस या फिर कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होता है। यानी www के अंदर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी, बहुत सारे वेब पेजेस आपको मिलेंगे जो कि कहाँ स्टोर्ड होते हैं, वेब सर्वर पे स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, इनको हम कनेक्ट किससे करते हैं, लोकल कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो वेबसाइट होती हैं इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर आपको टेक्स्ट पेजेस मिल जाएंगे, डिजिटल इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़, सब कुछ आपको कॉम्बिनेशन में मिलता है। तो जनरली आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वेबसाइट के अंदर आपको ऑडियो भी मिलता है, वीडियो भी मिलता है, टेक्स्ट पेजेस भी मिलते हैं। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है आपका वेबसाइट। तो सभी तरह की वेबसाइट आपको कहाँ मिलती हैं, WWW के अंदर यानी वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर आपको मिल जाती हैं। ठीक है, यूज़र जो है वो आपका इन साइट से कंटेंट को एक्सेस करता है। ठीक है, और इसके लिए उसको इंटरनेट की सिर्फ ज़रूरत होती है। ठीक है, तो WWW जो है वो इंटरनेट की हेल्प से आपको कोई भी टेक्स्ट या मीडिया को आप यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें DNS की। DNS क्या होता है, DNS एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि आपको बताती है कि किस तरह से डिफरेंट सिस्टम्स पे एप्लीकेशन प्रोसेस होती हैं।
डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये एक डायरेक्टरी सर्विस होती है जिसका काम क्या होता है, जो आपके होस्ट नेम होते हैं, यानी होस्ट नेम इन द सेंस कि जो वेबसाइट के नेम होते हैं। जैसे सपोज आपको किसी भी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, तो वेबसाइट के पे विजिट करने के दो तरीके हैं। या तो आप उसका होस्ट नेम बताएं, या फिर उसका एक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, आप उसके थ्रू भी उस वेबसाइट तक विजिट कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में यानी होस्ट नेम और उसके न्यूमेरिकल एड्रेस के बीच में मैपिंग कराने का काम करता है डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये एक तरह की ऐसी सर्विस है जो कि ट्रांसलेट करती है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में। क्यों करती है? क्योंकि आपको अगर किसी भी वेबसाइट पे अगर विजिट करना है तो आपको वेबसाइट का नाम ज़्यादा याद रहता है इन कंपेयर टू आपको आईपी एड्रेस के। जैसे कि आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे विजिट करना है, तो वेबसाइट के नाम से अगर आप विजिट करते हैं यानी उसके डोमेन नेम से आप विजिट करते हैं तो ईजिली आप विजिट कर सकते हैं, यानी यूज़र के लिए वो डोमेन नेम यूज़र फ्रेंडली होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि डीएनएस के थ्रू डोमेन नेम सिस्टम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कराते हैं। इससे यूज़र जो है वो आपका यूज़र फ्रेंडली तरीके से नेम्स को एक्सेस करके वेबसाइट्स पे विजिट कर सकता है इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द आईपी एड्रेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अगर देखें तो एफटीपी की अगर एक साइट है जिसका नाम है EDUsoft, इसका एक आईपी एड्रेस भी है जिसका आईपी एड्रेस है 132.147.165.50। अब ज़्यादातर लोग इस साइट पे विजिट कैसे करेंगे, इस साइट पे पहुंचेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ ftpedusoft.com, ना कि आप इसका आईपी एड्रेस याद रखेंगे। तो आईपी एड्रेस याद रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन होस्ट नेम यानी डोमेन नेम याद रखना हमारे लिए आसान होता है। ठीक है, तो इसी पर्पज़ से हम डीएनएस को यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं एचटीटीपी की। एचटीटीपी क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक तरीके का ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जब भी आप www यानी इंटरनेट पे आपका वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू आप कोई भी डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो आप एचटीटीपी को यूज़ करेंगे। इसके अलावा एचटीटीपी को हम और भी यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट हो, हाइपर टेक्स्ट हो, ऑडियो वीडियो, किसी तरह का भी डेटा हो, उसको हम ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसका नाम है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल है इसको हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये इसकी इफ़िशियंसी ऐसी होती है जो कि आपको हाइपर टेक्स्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट एनवायरनमेंट का मतलब है कि आप डायरेक्टली एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, एचटीटीपी आपका सिमिलर टू एफटीपी होता है क्योंकि यहाँ भी आप फाइल्स को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक, लेकिन एचटीटीपी जो है वो आपका एफटीपी से ज़्यादा सिंपल होता है क्योंकि यहाँ पे हम वन कनेक्शन को यूज़ करते हैं, कोई भी कंट्रोल कनेक्शन यूज़ नहीं होता है जैसे कि हम एफटीपी में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एसएमटीपी की तरह भी होता है क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र जो है वो आपका क्लाइंट और सर्वर के बीच में ही होता है। क्लाइंट से सर्वर तक आप डेटा भेजते हैं या सर्वर से क्लाइंट तक डेटा भेजते हैं, तो वो उसमें हम एचटीटीपी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए तो आपका एक्सप्लेन करने को पूछा है। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें आपको कुछ टैग्स को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा है, जैसे div एंड span टैग, img टैग, अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट मेथड एंड br एंड hr टैग। तो इनको हम देख लेते हैं एक एक करके कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं div टैग की। तो जो div टैग है ये हमारा किस लिए यूज़ होता है? div टैग को हम डिवीजन टैग भी कहते हैं। div टैग जो है वो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट को बताता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंटेंट को स्ट्रक्चर करते हैं, यानी कंटेंट की ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है, डिवीजन टैग से। डिवीजन टैग यानी कुछ जैसे मान लीजिए ये आपका वेब पेज है, इस पे आपको सेक्शंस में आप डिवाइड कर देंगे अगर अपने कंटेंट को, तो वो आप किसके थ्रू कर पाते हैं? div टैग के थ्रू कर पाते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोवाइड करता है कंटेनर टू ऑर्गेनाइज एंड स्टाइल सेक्शंस ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, तो डिवीजन टैग के थ्रू आप
पेजेस के कंटेंट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्पैन टैग की, तो स्पैन टैग जो है वो आपका इनलाइन कंटेनर होता है, यानी आप क्या कर सकते हैं इससे, कंटेंट के अंदर, यानी आपका इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर, यानी एक लाइन में अगर कोई कंटेंट लिखा हुआ है उसके अंदर आपको ग्रुपिंग करनी है कि आपको कुछ एलिमेंट्स को, मान लीजिए आपका पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स को ही आपको कोई चेंज करना है या बोल्ड कर देना है या कलर चेंज कर देना है, तो इस तरीके के चेंजेस करने के लिए आप स्पैन टैग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए भी यूज़ किया जाता है फॉर स्टाइलिंग पर्पस। जैसा कि मैंने बताया, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड का या 2 वर्ड्स का एक पूरी लाइन में। ठीक है, तो इसके लिए स्पैन टैग को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें IMG टैग, जो कि आपका इमेज टैग होता है। इससे आप क्या करते हो, इमेजेस को लगाते हो। ये आपका सेल्फ इनक्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, इसमें आपका कोई भी क्लोजिंग टैग अलग से नहीं लगाते हैं, सेल्फ इनक्लोजिंग होता है। इसमें आपका इमेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए इसको यूज़ करते हैं जनरली हम IMG टैग को। नेक्स्ट बात करें अलर्ट बॉक्स की, तो अलर्ट बॉक्स आपका एक तरह का पॉपअप बॉक्स होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसको हम यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है यूज़र को, तो आप उसको अलर्ट बॉक्स से दे सकते हैं। वहाँ पे आपको एक ही बटन जो है आपको क्लिक करना होता है प्रोसीड करने के लिए, जो कि आपका ओके, क्लिक ओके लिख के आता है। ये जो क्लिक ओके लिख के जो प्रॉम्प्ट आपका आकर होता है वो आपका अलर्ट बॉक्स होता है। ठीक है, और जिसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, ओके और कैंसिल वाले, वो आपका प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है। ठीक है, अलर्ट बॉक्स जो है उसमें सिंपली आपको एक मैसेज दिया जाता है जिसको आपको ओके करके प्रोसीड कर सकते हैं, और एक आपका पॉपअप बॉक्स होता है, वो आपका प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसमें आपको कुछ ना कुछ इनपुट वैल्यू जो है वो मांगी जाती है यूज़र से, और उसके बाद आपका ओके या कैंसिल पे क्लिक करना होता है। ठीक है, जिसका सिंटैक्स भी मैंने साथ में दे दिया है, इसे भी आप देख लीजिएगा। देन हम बात करें HR टैग की, जो कि आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूलिंग टैग होता है, जो कि आपके सेपरेट करता है कंटेंट्स को। ठीक है, HR टैग। देन हम बात करें BR टैग। BR टैग क्या करता है, ब्रेक द लाइन, यानी लाइन को ब्रेक करता है। नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए आप BR टैग को यूज़ करते हैं। ये भी आपका सेल्फ कंटेनिंग टैग होता है। इसमें आपको क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लोजिंग टैग अगर आप लगाते हैं तो 2 बार आपका BR यूज़ होता है। ठीक है, एक बार नहीं, वो 2 लाइन ब्रेक्स हो जाते हैं, इसीलिए हम सिंपली एक BR लगाते हैं किसी भी सेंटेंस के ख़त्म होने के बाद अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें व्हाट इज़ फॉर्म, एक्सप्लेन एक्शन मेथड एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म, ऑल्सो डिस्कस एनी 6 टाइप ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक है, तो फॉर्म क्या होता है, फॉर्म एक तरीके का आपका जो है फॉर्म हम किसे बनाते हैं, फॉर्म आपका इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज़र से आप इनपुट लेना चाहते हैं तो आप फॉर्म के थ्रू ले सकते हैं। फॉर्म को बनाने के लिए आप फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें आपको बहुत सारे इंटरैक्टिव कंट्रोल्स जो हैं वो आपको यूज़ करने होते हैं। इसमें जैसे आप टेक्स्ट फील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूमेरिक इनपुट्स ले सकते हैं, ईमेल फील्ड्स लगा सकते हैं, पासवर्ड फील्ड्स लगा सकते हैं, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं फॉर्म के अंदर, सबमिट बटन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब से मिलके बनता है आपका फॉर्म। इसका सिंटेक्स क्या होता है, फॉर्म टैग लिखा जाता है, और फॉर्म का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, उसके बीच में आपके फॉर्म एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं, जिससे हमारा फॉर्म बन जाता है। इसके 2 मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि आपके होते हैं एक्शन एट्रीब्यूट और एक होता है आपका मेथड एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट जो होता है फॉर्म एलिमेंट का, ये क्या करता है, ये आपका यूज़र का इनपुट ट्रांसमिट करता है टू द बैकएंड स्क्रिप्ट ऑफ फॉर प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग के लिए आपका बैकएंड में ट्रांसमिट करता है कौन, एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट आपका, जिस तरह से एक्शन एट्रीब्यूट में जो भी आप URL डालते हैं उससे आप उस URL पे पहुंच जाते हैं सबमिट करने के बाद फॉर्म को। ठीक है, तो फॉर्म एक तरीके का, फॉर्म में जो एक्शन एट्रीब्यूट है ये आपका क्या करता है, सारे आपके इनपुट फील्ड से जो आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको नेक्स्ट पेज पे भेजता है।
ठीक है। मेथड एट्रीब्यूट क्या करता है? मेथड एट्रीब्यूट डिटरमाइन करता है विच HTTP मेथड शुड बी यूज्ड बाय द ब्राउज़र वाइल अपलोडिंग द फॉर्म इन्फॉर्मेशन। यानी जब भी हम फॉर्म इन्फॉर्मेशन को अपलोड करेंगे तो उस समय पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे HTTP का, इसको बताने के लिए हम मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे दो आपके मेथड यूज़ किए जाते हैं, या तो गेट यूज़ किया जाता है या तो पोस्ट यूज़ किया जाता है। गेट आपका डिफ़ॉल्ट मेथड होता है फॉर्म सबमिशन करने का, यानी अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं मेथड के अंदर तो आप क्या होगा, आप बाय डिफ़ॉल्ट आपका गेट यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो गेट में आपका डेटा जो भेजा जाता है वो आपका सिक्योर्ड नहीं माना जाता है, जबकि पोस्ट में जो डेटा हम भेजेंगे वो आपका सिक्योर्ड होता है, सेफर होता है देन गेट मेथड। ठीक है। यहाँ पे आपका डेटा URL में दिखता नहीं है, जबकि गेट में आपका URL में डेटा दिखता है जो भी आप सबमिट करेंगे फॉर्म में। ठीक है। फॉर्म के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो फॉर्म के आपके 6 एलिमेंट्स पूछा है। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 एलिमेंट्स को स्पेसिफाई किया है। जैसे पहला हम बात करें लेबल की, तो लेबल जो है आपका, लेबल को डिफाइन करने के लिए आप लेबल एलिमेंट को यूज़ करते हैं। इनपुट डेटा को लेने के लिए, यानी यूज़र से डेटा इनपुट लेने के लिए आप इनपुट एलिमेंट को यूज़ करते हैं। जैसे आपका टेक्स्ट इनपुट होता है, पासवर्ड इनपुट होता है, ईमेल इनपुट होता है, यानी जिस तरह का आप इनपुट कराना चाहते हैं उसके लिए आप इनपुट एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे। देन आपका नेक्स्ट एलिमेंट होता है बटन। बटन जो है वो क्लिकेबल बटन होता है, जिससे आप जैसे सबमिट बटन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो कई तरह के आपके बटन्स होते हैं, रीसेट बटन, कैंसिल बटन, तो ऐसे आपका सबमिट बटन भी होता है। ठीक है। देन आपका सेलेक्ट एलिमेंट होता है। सेलेक्ट एलिमेंट क्या करता है? इससे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये जैसे आपको कोई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट आपको बताना है कि कौन सी डिपार्टमेंट है, तो उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं आप सेलेक्ट टैग के थ्रू। नेक्स्ट बात करें तो टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया जो होता है वो टेक्स्ट इनपुट से बड़ा होता है, यानी लॉन्ग टेक्स्ट कंटेंट आप लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट एरिया को यूज़ करते हैं। फील्ड सेट जो है वो आपका यूज़ किया जाता है टू ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड अ फॉर्म एलिमेंट, यानी फॉर्म एलिमेंट अगर आप लिख रहे हैं, पूरा फॉर्म बना रहे हैं, तो उसके चारों ओर एक बॉक्स बनाने के लिए आप फील्ड सेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज़ फ्रेम। एक्सप्लेन फ्रेम एंड फ्रेम सेट, tag and with its attribute and example. Also compare frame and iframe in HTML. तो चलिए हम बात करते हैं फ्रेम पे। फ्रेम क्या होता है? तो फ्रेम की बात करें, फ्रेम टैग जो है वो वेब ब्राउज़र के विंडो को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करता है फ्रेम। ठीक है। और हर एक सेक्शन जो है वो आपका इंडिपेंडेंटली अपने कंटेंट को लोड करता है। यानी अगर हम पूरा एक एक आपका पूरा वेब पेज बना हुआ है, तो वेब पेज पे आपका अलग अलग सेक्शन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं फ्रेम के थ्रू, और हर एक जो सेक्शन होगा वो इंडिपेंडेंटली अपना रन करेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और डेटा रन कर रहा है, यहाँ पे कुछ और डेटा रन कर सकता है, तो इंडिपेंडेंटली आपका रन कर सकता है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है फ्रेम टैग के अंदर, कि फ्रेम टैग जो है वो आपका यूज़ किया जाता है टू डिवाइड अ वेब ब्राउज़र विंडो, यानी पूरा वेब ब्राउज़र विंडो को मल्टीपल सेक्शंस में आप डिवाइड कर सकते हैं फ्रेम्स के थ्रू, और उसके कंटेंट आपके इंडिपेंडेंटली लोड होंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स जो हैं वो मिलके फ्रेम सेट टैग बनाते हैं, यानी आपका पूरा जो ब्राउज़र है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में बटा हुआ है, उसमें एक से ज़्यादा फ्रेम आप इंसर्ट कर सकते हैं, और उन पूरे फ्रेम्स को मिला के हम कहेंगे फ्रेम सेट टैग। ठीक है। यानी सभी फ्रेम्स को डिफाइन करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो आपका यूज़ होगा फ्रेम सेट टैग। ठीक है। नेक्स्ट बात करें HTML फ्रेम टैग एट्रीब्यूट। तो HTML फ्रेम टैग एट्रीब्यूट जो है वो आपका फ्रेम में के कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, उसमें सबसे पहला है नेम एट्रीब्यूट और दूसरा है SRC एट्रीब्यूट। तो यानी अगर आपको पूछा जाए कि फ्रेम के कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, तो फ्रेम के 2 एट्रीब्यूट होते हैं, फ्रेम नेम एट्रीब्यूट और SRC। इसके अलावा भी आपके एट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन ये दोनों आपके मेन माने जाते हैं। ठीक है। तो नेम एट्रीब्यूट जो है वो आपका फ्रेम का नेम बताता है, उसको इंडिकेट करने के लिए जैसे आप फ्रेम नेम इज इक्वल टू टॉप लिख सकते हैं। देन SRC में आप जो भी फ्रेम को इंसर्ट करना चाहते हैं उसका आप URL यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। एड्रेस दे सकते हैं। देन आप SRC एट्रीब्यूट जो है वो आपका किस लिए यूज़ किया जाता है? SRC आपका वही
जो आपका बताएगा एड्रेस, यानी सोर्स फाइल कहाँ से आप ले रहे हैं वो आप फ्रेम को यहाँ पे जो भी फ्रेम लोड करेंगे, फ्रेम में जो भी वेब पेज लोड करेंगे उस वेब पेज का URL यहाँ पे हम SRC एट्रीब्यूट के अंदर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट आता है वो मार्जिन विड्थ एट्रीब्यूट है। जैसे फ्रेम टैग में आपका एक एट्रीब्यूट ये भी होता है जो कि आपके विड्थ को बताता है कि आपका जो कंटेंट है उसमें बॉर्डर रहेगा कितना रहेगा। ठीक है। लेफ़्ट राइट फ्रेम को बताता है, तो इसके लिए आपको मार्जिन विड्थ बताता है कि मार्जिन कितना रहेगा आपके फ्रेम का। इसके लिए बताने के लिए हम इस एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। देन आपका फ्रेम सेट टैग आता है। फ्रेम सेट टैग जो है ये आपका कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स होता है, यानी एक से ज़्यादा फ्रेम को इंसर्ट करना है हमें, तो उसको हम कहाँ इंसर्ट करते हैं, फ्रेम सेट टैग के अंदर। यानी फ्रेम सेट टैग के अंदर हम कई सारे फ्रेम्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ देखिए फ्रेम सेट टैग है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है जिसको हम आगे देख रहे हैं, और फ्रेम सेट टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है। तो ये हमारा सिंटेक्स हो जाता है फ्रेम सेट टैग का। तो फ्रेम सेट टैग बेसिकली कुछ नहीं है, फ्रेम सेट टैग में हम कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स को हम फ्रेम सेट टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है। इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, फ्रेम सेट टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, तो ये देख लेते हैं। फ्रेम सेट टैग के एट्रीब्यूट होते हैं कॉल्स, रोज, बॉर्डर। ठीक है। तो कॉल्स जो है वो आपका बताता है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे फ्रेम सेट टैग के अंदर, यानी हम अगर वेब ब्राउज़र को वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट सेक्शंस में, तो वर्टिकली डिवाइड करने के लिए हम कॉलम्स का इस्तेमाल करेंगे, कॉलम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे फ्रेम सेट टैग के अंदर। और अगर इसी को हम रो में बता रहे हैं तो हम रो एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। तो वही लिखा हुआ है, कॉल्स जो है वो कॉलम को बताता है, रोज जो है वो रो को बताता है। देन हम फ्रेम में जो भी बॉर्डर डालना चाहते हैं वो हम बॉर्डर के थ्रू डाल सकते हैं। फ्रेम बॉर्डर भी होता है और पूरे फ्रेम सेट का भी बॉर्डर होता है। ठीक है। फ्रेम में स्पेसिंग भी लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं फ्रेम सेट टैग के अंदर। तो आपने देखा कि फ्रेम के अंदर अलग एट्रीब्यूट है, कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रेम के अंदर 3 एट्रीब्यूट हमने देखा, नेम, SRC एंड मार्जिन विड्थ। फ्रेम सेट टैग के अंदर आपको कॉल्स, रोज, बॉर्डर, फ्रेम बॉर्डर लिखा है ना, फ्रेम स्पेसिंग दिखा। देन आपको डिफरेंस क्या पूछा गया है, फ्रेम और आई फ्रेम में क्या अंतर होता है। तो फ्रेम जो है वो आपका एक HTML टैग है जिसे यूज़ किया जाता है टू डिवाइड द वेब पेज इनटू वेरियस फ्रेम्स या विंडो। यानी अगर आपका वेब पेज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना है तो आपको फ्रेम का यूज़ करना होगा। ठीक है। इसके लिए आपको फ्रेम टैग का यूज़ करते हैं आप HTML के अंदर, जो कि हर एक फ्रेम को फ्रेम सेट टैग के अंदर डिफाइन करता है। आई फ्रेम जो है वो एक तरह का टैग है जो HTML में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये आपका इनलाइन फ्रेम को स्पेसिफाई करता है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके इट इज़ यूज टू एम्बेड सम अदर डॉक्यूमेंट विद इन द करेंट HTML डॉक्यूमेंट, यानी करेंट HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ अलग डॉक्यूमेंट आप डालना चाहते हैं अलग से, तो उसके लिए आई फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये आपका यूज़ किया जाता है HTML के अंदर, इसमें आपका फ्रेम सेट का यूज़ किया जाता है, फ्रेम सेट टैग का, लेकिन आई फ्रेम के अंदर फ्रेम सेट टैग को हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। तो फ्रेम्स को आपका यहाँ पे अगर हम फ्रेम की बात करें तो फ्रेम में हम फ्रेम्स को डिफ़ाइन करना हमारा डिफ़िकल्ट होता है, जबकि आई फ्रेम के अंदर हम इजीली कोई भी फ्रेम लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट होता है, ये इजी टू एडजस्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 5th क्वेश्चन है व्हाट इज CSS, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ CSS इन डिटेल, ऑल्सो मेंशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग CSS। तो CSS क्या है, एक तरह की लैंग्वेज है जो कि डिज़ाइन की गई है टू सिंपली प्रोसेस मेकिंग वेब पेजेस प्रेजेंटेबल, यानी वेब पेजेस को अच्छा इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। ये एक तरह की लैंग्वेज है जो डिज़ाइन की गई है ये आपके वेब पेज को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है। सो ये आपके बहुत सारे इसमें स्टाइल्स को अप्लाई किया जाता है HTML डॉक्यूमेंट्स पे, ताकि आपका HTML डॉक्यूमेंट जो है वो आपके वेब पेज को और भी अच्छा दिखाए, है ना। इसके लिए हम CSS को लगाते हैं। तो CSS को आपको स्टाइल देने के लिए ही हम यूज़ करते हैं, वेब पेज में स्टाइलिंग करने के लिए।
सो इससे आपके वेब पेज का लुक जो है वो अच्छा हो जाता है। कलर लगा सकते हैं, फॉन्ट्स, स्पेसिंग, पोजीशनिंग, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर CSS की हेल्प से। ठीक है, तो अब हम ये CSS कितने टाइप के होते हैं, तो ये आपके बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। तो 3 टाइप के आपके कौन कौन से होते हैं। पहला हम बात करें इनलाइन CSS की। इनलाइन CSS जो है वो इन्वॉल्व होती है अप्लाइंग स्टाइल्स डायरेक्टली टू इंडिविजुअल HTML एलिमेंट, यानी डायरेक्टली अगर आप किसी HTML एलिमेंट पे स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो इनलाइन CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आप प्रॉपर किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट पे आप स्टाइल को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि पूरे वेब पेज पे हमको स्टाइल अप्लाई नहीं करना है, पूरे वेब पेज की जगह हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं, स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम इनलाइन CSS को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन हम बात करें इंटरनल या फिर एम्बेडेड CSS की। तो इंटरनल या एम्बेडेड CSS जो है वो HTML डॉक्यूमेंट पे स्टाइल एलिमेंट को के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल एलिमेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरनल या फिर इसे हम एम्बेडेड CSS भी कहते हैं, क्योंकि ये आपका स्टाइल एलिमेंट के थ्रू हम इसमें HTML डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइल से अप्लाई करते हैं। तो ये आपका स्टाइल को अप्लाई करता है स्पेसिफिक HTML एलिमेंट्स पे। इसमें क्या है कि द CSS रूल सेट शुड बी within the HTML file in a head section, that is CSS is embedded with the style tag inside the head section। तो हम जब भी इंटरनल या embedded CSS की बात करेंगे तो ये हमारा कहाँ अप्लाई होगा, HTML डॉक्यूमेंट में आपका हेड सेक्शन जहाँ होता है, हेड सेक्शन में हम स्टाइल टैग के थ्रू इस CSS को लगा सकते हैं। किस CSS को, इंटरनल या फिर एम्बेडेड CSS को। ठीक है, एक्सटर्नल CSS क्या होता है। एक्सटर्नल CSS जब कोई एक्सटर्नल लिंक आप लगाते हैं, यानी अगर आप एक सेपरेट CSS फाइल बना के उसे आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप अपने HTML के अंदर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लिंक के थ्रू, अगर आप लिंक टैग के थ्रू अगर आप उस CSS को अप्लाई कर रहे हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट को पे, तो आपका क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल CSS। यानी आपने एक CSS की सेपरेट फाइल बनाई .css एक्सटेंशन से और उसको अपने HTML डॉक्यूमेंट में लिंक की हेल्प से, अपने हेड सेक्शन में लिंक की हेल्प से उसमें URL उसका दे दिया CSS फाइल का, और उसको आपने लिंक करा दिया अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल CSS। ठीक है, क्या कहेंगे, एक्सटर्नल CSS। तो आपने समझा, इनलाइन CSS जो है वो आपका प्रॉपर एक स्पेसिफिक एलिमेंट पे आपको लगाना है, तो आप इनलाइन CSS लगाएंगे। इंटरनल में बात करें तो हेड सेक्शन में अगर स्टाइल टैग के थ्रू आप अपने CSS को अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका इंटरनल CSS कहलाएगा या फिर एम्बेडेड CSS कहलाएगा। और अगर आप लिंक का यूज़ करके सेपरेट CSS फाइल बना के उसको लिंक करा रहे हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट से, तो वो एक्सटर्नल CSS कहलाएगा। क्लियर है। अब बात करें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज क्या है CSS को यूज़ करने का, CSS से आपको कंसिस्टेंसी मिलती है, यानी आपको अगर आप स्टाइल लगाना चाहते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप एक बार उसको लिख दीजिए, है ना, और उसको अपने वेब पेज पे कहीं भी लगा सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी होती है हमारे CSS के अंदर, यानी एक बार आपने अगर CSS को लिख दिया, अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस जो हैं एक कमांड लाइन से लिख सकते हैं और मल्टीपल लोकेशंस पे आप उसको लगा सकते हैं। यानी चेंज एक बार आप करिए और बार बार उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बार बार मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप उसको स्टाइल को सभी एलिमेंट्स पे एक साथ लगा सकते हैं। ईजी टू मेंटेन है, तो CSS जो है वो आपका वेबसाइट्स को बिल्ड करने में, उसको मेंटेन करने में ईजियर होता है, क्योंकि सारा जो कोड है वो आपका एक पेज पे होता है CSS का, और इससे आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो उसमें सेपरेटली चेंज कर दीजिए, और पूरे वेबसाइट पे आप लगाए हैं तो ऑलरेडी आपके पूरे वेबसाइट पे चेंजेस दिखने लगते हैं। टाइम सेविंग भी है, क्योंकि यहाँ पे आपका
लॉट ऑफ टाइम सेव होता है, बहुत सारा टाइम सेव होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, क्विकली किसी भी वेबसाइट पे आप चेंजेस कर पा रहे हो, अपने वेबसाइट्स को इंटरैक्टिव बना पा रहे हो। एक जगह पे अगर आपने CSS फाइल बना रखी है, उसमें सारे मॉडिफिकेशंस करने हैं आपको, तो वहाँ पे इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, देन हम बात करें डिसएडवांटेज क्या है। तब डिसएडवांटेज है कि सिक्योरिटी इशू है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है अब हमारा जो यूज़ किया था वो डेटा ड्रिवन सोसाइटी है, तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे। CSS में आपका रिस्ट्रिक्टेड लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है, जो कि एक ड्रॉबैक है इसका। क्रॉस ब्राउज़र इश्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है, वी कैन ऑब्जर्व दैट द फंक्शनैलिटी ऑफ डिफरेंट ब्राउज़र वेरीज in order to ensure that modification made to the one website using CSS codes are properly displayed across all browser needed to be checked। यानी क्या है कि क्रॉस ब्राउज़र इश्यूज क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ब्राउज़र में हमारा CSS जो काम कर रहा है वो अलग अदर ब्राउज़र पे भी वही काम करे, क्योंकि वहाँ पे आपका हो सकता है कि ब्राउज़र टू ब्राउज़र जो है फंक्शनैलिटी चेंज होती जाती हैं, इसलिए CSS जो है वो क्रॉस ब्राउज़र इश्यूज़ में जो है वो दिक्कत आती है यहाँ पे। यानी क्रॉस ब्राउज़र अगर यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे CSS की फंक्शनैलिटी चेंज हो जाती है, ये आपका ड्रॉबैक में आ जाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेज में। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट एरर्स, एक्सप्लेन द प्रॉपर एग्जाम्पल, राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड विच चेक द कंटेंट एंटर्ड इन अ फॉर्म टेक्स्ट एलिमेंट। तो हम एरर्स की बात करें तो जावास्क्रिप्ट के जो एरर्स होते हैं वो 3 मेन टाइप्स के एरर्स होते हैं। 3 मेन टाइप्स ऑफ एरर दैट कैन अकर वाइल कंपाइलिंग अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। कौन कौन से एरर होते हैं? तो सबसे पहला एरर होता है आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि सिंटैक्स एरर मतलब कि जैसे सेमी कॉलन छोड़ दिया आपने, या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, तो इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं वो आपकी सिंटैक्स एरर कहलाती हैं, यानी इनकरेक्ट सिंटैक्स लिख दिया आपने। ठीक है, इससे आपका जो एरर अकर हुआ उसे हम कहेंगे पार्सिंग एरर। ठीक है, जो कि आपका इंटरप्रिटेशन टाइम पे अकर हो सकता है। तो जैसे सिंपली आपने सेमीकोलन नहीं लगाया या डबल कॉलन लगा दिया, इस तरह का जो आपका मिस्टेक होता है उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। रन टाइम एरर का क्या मतलब है? यानी ये कब अगर होता है, जब आपका कोड जो है वो आपका कंपाइलर इंटरप्रेट कर दिया और कोड रन करने लगा। कोड रन करने पे जो आपका एक्सेप्शन आता है, ठीक है, यानी आपने किसी ऐसे फंक्शन को कॉल कर दिया जो कि आपने डिक्लेयर ही नहीं किया था, तो इस टाइप का जो एरर होगा उसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर। यानी आपका कोड जब रन कर रहा है उस टाइम पे आपका जो भी एरर अकर हो रहा है उसको हम रन टाइम एरर कहेंगे या फिर एक्सेप्शन एरर कहेंगे। नेक्स्ट है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब है कि आपने अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट प्रिंट किया और उसको आपने अलग तरीके से लिख दिया, तो क्या होगा? ये लॉजिकल एरर कहलाएगा। ठीक है, तो एरर इन द फ्लो ऑफ डेटा, डेटा किस तरह से आप फ्लो करा रहे हैं उसी हिसाब से आउटपुट आएगा। तो अगर आपने उसका फ्लो ही चेंज कर दिया तो आउटपुट भी आपका अलग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा एक प्रोग्राम हमें लिखना है जो कि आपका क्या है कि विच चेक द कंटेंट एंटर्ड इन द फॉर्म टेक्स्ट एलिमेंट। यानी टेक्स्ट एलिमेंट में फॉर्म में आपका अगर कोई कंटेंट आप एंटर कर रहे हैं तो वो लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, इसका आपको प्रोग्राम लिखना था। तो प्रोग्राम किस तरह से लिखेंगे हम? पहले HTML लिख लीजिए, हेड लिख लीजिए, देन आपका हेड सेक्शन में आपने टाइटल ले दिया टेक्स्ट टू अपर केस, देन आपने स्क्रिप्ट टैग लिखा जो कि जावास्क्रिप्ट को बताएगा। यहाँ पे आपने टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करने का कोड लिख दिया। ठीक है, कोड लिखने के बाद आपने क्या किया? स्क्रिप्ट को बंद कर दिया और फिर आपने नॉर्मली जो फॉर्म था उस फॉर्म को नॉर्मली बना दिया है। ये आपका कोड है, इसको आप देख के जाइएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने क्या किया है, इनपुट फील्ड्स ले ली हैं और कन्वर्ट टू अपर केस फंक्शन का यूज़ किया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिससे आपने अपर केस में अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अपर केस मेथड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज DTD, एक्सप्लेन इंटरनल DTD, एक्सटर्नल DTD
ऑल्सो कंपेयर XML स्कीमा एंड DTD। तो DTD क्या होती है? DTD आपका होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, जो कि आपके ट्री स्ट्रक्चर को बताता है, यानी डॉक्यूमेंट के ट्री स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है DTD यानी डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है, इससे आपका क्या स्पेसिफाई होता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी डेटा यूज़ हो रहा है उस डेटा को ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं और उसी को हम बोलते हैं DTD। तो ये सेट ऑफ मार्कअप अफर्मेशन होता है दैट एक्चुअली डिफाइन अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी DTD जो है वो आपका XML डॉक्यूमेंट के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। ये इनलाइन और एक्सटर्नल दोनों टाइप का होता है। तो सिंटेक्स अगर हम देखें तो सिंटेक्स में क्या हो जाएगा, डॉक टाइप से हम इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आपका फर्स्ट डिक्लेरेशन, सेकंड डिक्लेरेशन, जितने भी डिक्लेरेशन करने हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो DTD में आपका डॉक टाइप से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। डॉक टाइप से इसका सिंटेक्स स्टार्ट होता है, देन आप सारे डिक्लेरेशन करते हैं और यहाँ पे आप क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है DTD। जैसे आपको बताना है एड्रेस के अंदर आपका नेम, ईमेल, फ़ोन, बर्थडे, ये सब आ जाएगा। इसके बाद नेम के अंदर क्या आता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद आपका हो जाता है, जैसे बर्थडे की बात करें, ईयर, मंथ, डे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये आपका DTD बताता है। इसमें दो टाइप के DTD होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल DTD जो है वो आपका एक तरह का DTD है जो कि XML के अंदर लिखा जाता है विद इन द XML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, यानी अगर आप DTD को XML डॉक्यूमेंट के अंदर लिख रहे हैं तो वो कहलाएगा इंटरनल DTD। ठीक है, इसमें आपका स्ट्रक्चर, रूल्स, सारे कुछ एलिमेंट्स का हम XML के डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिखते हैं। तो इंटरनल DTD जो है वो आपका डॉक टाइप से लिखा जाता है, जैसा मैंने बताया, और इसको आप XML डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिखेंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सिंटेक्स में देख सकते हैं आप, डॉक टाइप आपने लिखा, रूट एलिमेंट लिखा, ये सारी चीज़ें लिख दी, उसके बाद सारे एलिमेंट्स को आपने बता दिया XML डॉक्यूमेंट के अंदर ही। तो अगर XML डॉक्यूमेंट के अंदर ही आप DTD को डिफाइन कर रहे हैं तो इंटरनल है, और अगर आप सेपरेटली DTD को अलग से फाइल बना रहे हैं DTD की और उसके बाद उसका लिंक जो है वो आप इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं XML डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो कहलाएगा आपका एक्सटर्नल DTD। ठीक है, अब बात करते हैं DTD और XST में डिफरेंस क्या है। तो DTD और XST में क्या डिफरेंस है? DTD जो है वो आपका डिक्लेरेशन होता है दैट डिफाइन अ डॉक्यूमेंट टाइप फॉर HTML। तो HTML को के डॉक्यूमेंट टाइप को डिफाइन करना है तो आप DTD का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि XST जो है डिस्क्राइब करता है XML डॉक्यूमेंट के एलिमेंट को, यानी XML डॉक्यूमेंट के एलिमेंट को बताना है तो आप XST यानी ये जो आपका SST है उससे बताएंगे, और DTD जो है वो आपका HTML के डॉक्यूमेंट टाइप को बताता है। DTD के थ्रू आपका अगर आप सारे चीज़ों को डिफ़ाइन कर रहे हैं, एलिमेंट्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो ये नेम स्पेस को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि XST जो है नेम स्पेस को सपोर्ट करता है। कंपैरेटिवली अगर देखें तो XST जो है वो आपका सिंपल हो जाता है और DTD हार्डर हो जाता है, और यहाँ देखें तो XST जो है वो आपका सिंपल है। ठीक है, इट डज़ नॉट सपोर्ट डेटा टाइप, यानी DTD जो है डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि XST जो है डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। ठीक है, HTML सिंटेक्स जो है वो DTD के लिए यूज़ किया जाता है, XML जो है वो आपका XST के लिए यूज़ किया जाता है। तो यही आपका डिफरेंस इसमें दिया गया है। देन हम बात करें व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, एक्सप्लेन वेरियस डेटा टाइप्स यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में हम एक प्रोग्राम भी देखेंगे जो कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर होगा। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट एक पावरफुल और फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम यूज़ करते हैं इंटरनेट के पे आपका वेबसाइट्स के अंदर, है ना। तो जावास्क्रिप्ट एक तरह का आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पावरफुल और फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी जब भी आप वेबसाइट्स को इंटरैक्टिव और डायनामिक बनाना चाहेंगे तब आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। जावास्क्रिप्ट आपका कोई भी HTML में चेंज करना है या फिर
CSS या HTML को मिला के आप डायनेमिकली कोई भी कंटेंट चेंज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेटा टाइप को भी यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो डेटा टाइप जो है वो आपका डेटा के टाइप को बताता है, जैसे आप कौन सा डेटा यूज़ कर रहे हैं, नंबर यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, बूलियन यूज़ कर रहे हैं, डबल यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक डेटा टाइप जो है वो आपका, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मेमोरी को यूज़ करना होता है और कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस भी करने होते हैं। तो डेटा टाइप जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? ये आपके प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी पहले से डिफाइंड डेटा टाइप, इसको हम इनबिल्ट डेटा टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनबिल्ट डेटा टाइप भी कहते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, ये सब आपके प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं यानी इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं। तो इसीलिए इसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें नंबर की, तो ये आपका डबल प्रिसीजन में स्टोर होता है। ठीक है, स्ट्रिंग जो है वो आपका क्या बताता है? लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स को बताता है। बूलियन जो है वो आपका लॉजिकल एंटिटी को बताता है जिसकी दो वैल्यू सिर्फ हो सकते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। नल जो है वो आपका सिर्फ एक ही वैल्यू को कंटेन करता है जो कि नल होती है। अनडिफाइंड यानी यहाँ पे आपका कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किया जाता है अनडिफाइंड के अंदर। देन हम बात करें सिंबल जो है वो आपका यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसको यूज़ करते हैं एज अ प्रॉपर्टी की इन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देन दूसरा डेटा टाइप होता है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो आपका डिराइव होता है फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी प्रिमिटिव जो आपकी बेसिक डेटा टाइप हैं जो कि आपकी प्री डिफाइंड थे, उससे मिलकर बनेगा आपका नॉन प्रिमिटिव, यानी ये आपका प्रिमिटिव से लिया गया है, डिराइव किया गया है। इसीलिए आपको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इसको कह रहे हैं, या फिर इसको हम डिराइव डेटा टाइप भी कहते हैं या रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम से भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी याद रखना है कि कौन कौन से नाम इसके होते हैं। डिराइव डेटा टाइप या फिर रेफरेंस डेटा टाइप भी इसको कहते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या रेफरेंस डेटा टाइप कौन से होते हैं या डिराइव डेटा टाइप कह लें, तो सबसे पहला होता है ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आपके फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपका कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका की वैल्यू पेयर्स लिया जाता है जिसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। ठीक है, देन हम बात करें सेकंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो कि एरे होता है। स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ये, जो कि ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करता है, एक ऑर्डर में आपकी वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये आपके दो आपके होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि पहला हमने देखा ऑब्जेक्ट और दूसरा देखा एरे। अब हम कोड देख लेते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर की, कि जिसमें आपने फंक्शन डिफाइन किया फैक्टोरियल n और इसमें कंडीशन लगा दी इफ़ n इज इक्वल टू 0 या फिर n इज इक्वल टू 1, तो रिटर्न क्या होगा 1, एल्स क्या हो जाएगा रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n-1, जो कि फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल में देखें कि जैसे आपने नंबर में 5 दे दिया तो आपका 5 का फैक्टोरियल जो है वो आपका निकल के आ जाएगा। देन हम बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पैटर्न मैचिंग क्या होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंट मेटा कैरेक्टर्स यूज्ड इन पैटर्न मैचिंग, यानी पैटर्न मैचिंग क्या है और उसमें जो मेटा कैरेक्टर्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं। तो पैटर्न मैचिंग की बात करें, पैटर्न मैचिंग जो है एक तरह की टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है टू सर्च एंड आइडेंटिफाई स्पेसिफिक स्ट्रिंग इन अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विद इन टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के अंदर आपको अगर स्पेसिफिक स्ट्रिंग को सर्च करना है तो वो क्या कैसे हम करेंगे, पैटर्न को डिफाइन करके, यानी एक पैटर्न डिफाइन कर दीजिए आप, उसके थ्रू आप एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो पैटर्न मैचिंग यूज़ की जाती है। ठीक है, वाइडली यूज़ कहाँ किया जाता है, बहुत सारे एरिया में, जैसे फॉर्म वैलिडेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, टेक्स्ट को सर्च करने में यूज़ करते हैं, डेटा पार्सिंग में यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जगहों पे हम इसको यूज़ करते हैं पैटर्न मैचिंग को। पैटर्न मैचिंग जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन पे रिलाई करता है,
जो कि क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट फॉर्म अ सर्च पैटर्न। ठीक है, इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, वैलिडेटिंग यूज़र इनपुट, सर्च एंड रिप्लेस फंक्शनैलिटी, एक्सट्रैक्टिंग डेटा। ठीक है, तो वैलिडेटिंग यूज़र इनपुट, जैसे आपका फॉर्म वैलिडेशन हम इसको यूज़ करते हैं पैटर्न मैचिंग को। जैसे आपको ईमेल एड्रेस बताना है तो @gmail.com आप वहाँ पे पैटर्न मैचिंग में डाल दीजिए। फ़ोन नंबर में जैसे 10 डिजिट्स का होता है या +91 आप लगा देते हैं, तो उस तरह की चीज़ें आप लगाने के लिए पैटर्न मैचिंग को यूज़ कर सकते हैं। सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग फंक्शनैलिटी, जैसे रिप्लेसिंग सर्टेन टेक्स्ट, अगर कोई टेक्स्ट को आपको रिप्लेस करना है उसके लिए भी आप पैटर्न मैचिंग को यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टिंग डेटा यानी कैप्चरिंग स्पेसिफिक पार्ट ऑफ URL। ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट या फिर फॉर्म इनपुट को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, पैटर्न मैचिंग को यूज़ कर सकते हैं। मेटा कैरेक्टर्स क्या होते हैं पैटर्न मैचिंग में, तो रेगुलर एक्सप्रेशन में मेटा कैरेक्टर्स जो हैं वो सिम्बल्स हैं। क्या है, सिम्बल्स हैं, जो कि आपकी स्पेशल मीनिंग होती है इनकी, और इसको यूज़ किया जाता है टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स सर्च पैटर्न्स। ठीक है, जैसे डॉट, मेटा कैरेक्टर आपके सिम्बल्स हैं, तो डॉट हो गया जो कि आपका किसी भी सिंगल कैरेक्टर को मैच कराने के लिए फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे A.B, तो A.B है तो ये आपका ACB, AXB कुछ भी हो सकता है। डॉट मतलब कुछ भी आपका A और B के बीच में कुछ भी आ रहा है, ACB आ गया, AXB आ रहा है, तो देखिए इधर भी A है इधर भी B है, सब में A और B आपके कॉर्नर्स पे हैं। कैरेट जो है वो आपका यूज़ किया जाता है, इंडिकेट्स द स्टार्टिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। ये क्या बताता है, स्टार्टिंग ऑफ अ स्ट्रिंग बताता है। जैसे कि हेलो विल मैच हेलो। ठीक है, हेलो के आगे अगर कैरेट लगा हुआ है तो ये आपका हेलो को मैच कराएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल्स जो मैच कराने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं उनको हम मेटा कैरेक्टर्स कह रहे हैं। जैसे डॉलर जो है ये आपका एंड ऑफ द स्ट्रिंग बताता है, जैसे आपने वर्ड के आगे डॉलर लगा दिया तो ये आपका एंड ऑफ द स्ट्रिंग है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो आपका डिफाइन करता है कैरेक्टर क्लास को। ठीक है, तो अगर आपने ब्रैकेट में कोई भी लिख दिया तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका किसी भी वॉवल से मैच कर जाएगा। ठीक है, पाइप जो है वो आपका लॉजिकल और ऑपरेटर की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे कैट या फिर डॉग, इससे आपका कैट या डॉग दोनों को मैच करा देगा। पैरेंथेसिस जो है वो आपका ग्रुप पार्ट के लिए होता है। ठीक है, जैसे आपने AB प्लस लिख दिया, AB लिख दिया तो AB पैरेंथेसिस में लिखा तो ये आपका AB से मैच करा जाएगा। एस्ट्रिक जो है वो 0 या मोर अकरेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है, एक या एक से ज़्यादा बार अगर आपका लिखा हुआ है कैरेक्टर और उस पर स्टार लगा हुआ है अगर, तो ये एक से ज़्यादा कैरेक्टर को या एक बार या एक से ज़्यादा कैरेक्टर को ये मैच कराएगा। प्लस लगा है तो क्या होगा, 1 और मोर कैरेक्टर, यानी स्टार लगा है तो 0 और मोर कैरेक्टर, यहाँ 1 और मोर कैरेक्टर। ठीक है, मोर अकरेंसेस। देन आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो 0 और 1 अकरेंसेस। NM है कर्ली ब्रेसेस में तो ये N और M अकरेंसेस के बीच में आपका एलिमेंट्स को बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें व्हाट इज JSP। एक्सप्लेन द JSP ऑब्जेक्ट एंड कंडीशनल प्रोसेसिंग, ऑल्सो मेंशन द वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स मेथड्स इन JSP। तो JSP क्या है, JSP के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंडीशनल प्रोसेसिंग क्या होती है, ये सब पूछा गया है आपसे। तो देखते हैं JSP क्या है। JSP की बात करें तो JSP एक क्या है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ की जाती है फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन। अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है तो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी की तरह आप JSP को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके डायनेमिक वेब कंटेंट को क्रिएट करती है। इसमें आपका दोनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं, HTML टैग्स को भी यूज़ किया जाता है, साथ में JSP टैग्स को भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें JSP टैग जो है वो आपका जावा कोड को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है HTML पेजेस के अंदर। यानी अगर आप HTML पेजेस में जावा कोड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो JSP टैग्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक एडवांस वर्जन है सर्वलेट टेक्नोलॉजी का, यानी वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी जो कि आपकी डायनेमिक और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वेब पेजेस को क्रिएट करेगी। ठीक है, तो JSP में आपके ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं। ये आपके प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। ये आपके JSP पेजेस में अवेलेबल हैं। ये आपकी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर इंटरैक्टिंग विथ
क्लाइंट रिक्वेस्ट, सर्वर रिसोर्सेज एंड सेशन मैनेजमेंट। तो अगर आपका क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है या फिर आपका सेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें हम JSP ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके JSP कंटेनर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, तो 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं JSP के अंदर जो हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जैसे javax.servlet http सर्वलेट रिक्वेस्ट, ये आपका क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। तो ये आपका यूज़ किया जाता है टू रिट्रीव पैरामीटर्स, एट्रीब्यूट्स, हेडर्स एंड अदर रिक्वेस्ट स्पेसिफिक डेटा। ठीक है, रिस्पॉन्स जो है वो आपका कौन सा रिस्पॉन्स दिया जा रहा है क्लाइंट को, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। और आउट ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट स्ट्रीम दैट सेंड्स द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। ठीक है, ये आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करेगा। देन हम बात करें कंडीशनल प्रोसेसिंग की, तो कंडीशनल प्रोसेसिंग JSP के अंदर अलाउ करता है द पेज टू एग्जीक्यूट डिफरेंट लॉजिक डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस। यानी कंडीशनल प्रोसेसिंग जो है वो डिफरेंट कंडीशंस पे आपके वेब पेजेस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, JSP टैग्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि ये आपका सिंबल यूज़ होता है, ठीक है, या फिर स्विच सिंबल यूज़ करते हैं या फिर एल्स सिंबल यूज़ करते हैं। तो इसके थ्रू डिफरेंट कंडीशनल प्रोसेसिंग हम लगा सकते हैं। जैसे अगर हम सिंपली ये सिंबल लगा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं स्क्रिप्टलेट्स। स्क्रिप्टलेट्स जो है हम यूज़ करके हम कंडीशन लगा सकते हैं। स्क्रिप्टलेट्स जो है वो आपका जावा कोड के अंदर एम्बेड किया जाता है विद इन JSP पेजेस। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं लाइक इफ़, एल्स, वाइल, ये सब हम स्क्रिप्टलेट्स के अंदर स्क्रिप्टलेट्स का यूज़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, JSTL का यूज़ करके लिख सकते हैं। तो JSTL लाइब्रेरी है जो कि आपका डिफरेंट टैग्स को कंडीशनल प्रोसेसिंग के लिए प्रोवाइड करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे C.if टैग है, ये आपका सिंपल कंडीशनल चेक के लिए यूज़ किया जाता है। C.choose टैग है, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट टैग्स को हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कंडीशनल प्रोसेसिंग में आप 2 तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और भी तरीके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देखी हैं, यूजिंग स्क्रिप्टलेट और यूजिंग JSTL। यानी एक तो आप लाइब्रेरी का यूज़ करके आप कंडीशनल प्रोसेसिंग लगा सकते हैं, या फिर आप स्क्रिप्टलेट का यूज़ करके कंडीशनल प्रोसेसिंग लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरा पेपर हमने पढ़ लिया है, और एक बार आप इसके नोट्स मैं दे दूँगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो ज़रूर इसको देख लीजिएगा। देख के ही अपने एग्ज़ाम में जाइएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।